अगले जो प्रश्न है 34 नंबर यहां से शुरू हो रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से। किससे? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आप कमेंट करके बताना कि ये निबंध किसका है, लेखक कौन है इसके, ये बताना। अगर आपको याद आ रहा हो तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि लेखक कौन है, कुछ कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी ऐसा पता चलता रहे कि भाई आप सीरियसली क्लासेस देख रहे हो। ठीक है। और जो JRF 50 के बैच के लड़के हैं उनमें से मुझे लगता है मुझे निकालना ही पड़ेगा 8-10 लड़कों को, 15 लड़कों को, जो ना तो टेस्ट देते हैं, ना कोई क्लास देखते हैं, ना कोई PDF पढ़ते हैं। फिर ऐसे लड़कों का मतलब क्या हुआ? हमें ले लो सर, हमें ले लो, क्या मतलब हुआ? खुद ही छोड़ के निकल जाओ। 2-3 तो निकल के भी गए। मैंने कहा अगर नहीं पढ़ना तो निकल जाओ। तो अच्छे लड़के थे, निकल गए। जो कुछ और बचे हुए वो भी निकल जाओ, ताकि कुछ नए लड़कों को और ऐड कर लूँ। कुछ 5-7 लड़कों को समय नहीं मिलता उनको ऐड करने के लिए, लेकिन उनको ऐड कर लेते कम से कम ये तो पता चले। फिर लास्ट में क्या होगा? फिर सारे ये कहेंगे हम तो पहले से थे। जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उनको ही रखने का फायदा है, हर एक को रखने का क्या फायदा? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध के लेखक कौन है? आप कमेंट करके बताओगे, तभी पता चलेगा भाई हाँ ये लड़के वास्तव में देख रहे हैं क्लासेस और सीरियस स्टूडेंट है। जो लड़का इसका निबंध का लेखक कौन है नहीं बताएगा, मैं ये मान लूंगा अगले 2 दिन में कि वो सीरियस नहीं है, उनको उस ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, नए लड़कों को ऐड कर देंगे। ठीक है। निबंध के प्रारंभ में लेखक की उदासी के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निबंध के प्रारंभ कर दिया, सीधा ही आपको यह मानना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। कुछ तबीयत ढीली होना, आसपास के तनाव और उनसे टूटने का डर, काम में आने वाली हजार बाधाएं, खुले आकाश के नीचे सांस लेने की जगह की प्रचुरता। तो यह भी सही है पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा कथन क्या है? गलत है। कितने कथन सही है फिर इसमें? केवल 3 कथन सही है, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न देखिए। लेखक के साथी और युवा संगीत का कार्यक्रम सुनने कितनी बजे गए थे और बारिश के समय? दो अलग अलग चीजें हैं। कितनी बजे सुनने के लिए गए थे और बारिश के समय, बारिश कितनी बजे आई थी, ये आप याद रखना, दोनों अलग अलग समय हैं। तो संगीत सुनने के लिए कितनी बजे गए थे और बारिश कितने बजे आई थी? बारिश आई तब लेखक क्या कर रहा था या क्या किया था उसने? ठीक है। रात 8 बजे लेखक सो रहा था। रात 9 बजे लेखक छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। रात 10 बजे लेखक बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठा था। रात 11 बजे लेखक मेहमान लड़की को ढूंढने गया था। तो क्या है? रात 9 बजे संगीत सुनने के लिए गए थे और बारिश आएगी तो क्या करेगा? कोई भी आदमी बिस्तर समेट के भीतर आएगा। सूची 1 पात्र और प्रतीक और विशेषता से सुमेलित कीजिए। लक्ष्मण, सीता, भरत और संतान। ठीक है। लक्ष्मण, सीता, भरत और संतान। ठीक है। यही है क्या प्रश्न? राम तो नहीं है कहीं बीच में? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई। तो लक्ष्मण को इस निबंध में क्या माना गया है? सजग प्रहरी माना गया है। चिरकालिक सजग प्रहरी माना गया है लक्ष्मण को इस निबंध में। तो लक्ष्मण क्या हो गया? प्रहरी की जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं। सीता क्या है? जो सीता का सीमंत है, जो सिंदूर है, वो किसका प्रतीक है? अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है। भरत, क्योंकि भरत भी क्या कर रहे हैं? एक निर्वासन से पीड़ित है। जब राम निर्वासित हो गए तो भरत भी निर्वासन से पीड़ित है, क्योंकि उनको वह काम करना पड़ रहा है जिस काम के लिए वो बने नहीं है, जिस काम के लिए योग्य या उत्तरदायी नहीं है। तो भरत को क्या करना पड़ता? शासन करना पड़ता। तो काल कोठरी में जिला वतनी। और संतान, ये किसकी दृष्टि से? कौशल्या की दृष्टि से। कौशल्या की दृष्टि से संतान क्या है? ऐश्वर्य की अधिकारिणी। ठीक है। तो देख लीजिए 1 में 2 कौन कौन से में है? 1 में 2, 1 ही में, तो उत्तर हो जाएगा ए इसका। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। दादी नानी द्वारा गाए जाने वाले गीत मोरे राम के भीजे मुकुटवा के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत देखना है आपको। नेट वाली परीक्षा में आप ये मान के चलो कि हिंदी के जो 100 प्रश्न है उनमें से पूरी संभावना है कि 15 प्रश्न जो होंगे वो असंगत लिखा हुआ आता है। असंगत। और ये प्रश्न कई बार क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। हमारे 5-6 प्रश्न इसमें गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन इतनी बड़ी होती है, इधर उधर प्रश्न को करके देखना
प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होती है वो चीज़। तो इस वजह से पूरा क्या होता है, प्रश्न को हम एक साथ में देख नहीं पाते, हम केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, हमें लगता है संगत पूछ रहा है और हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है। लेखक के विदेश जाने पर वे इसे विह्वल होकर गाती थी। बचपन में लेखक को इस गीत का दर्द बहुत गहराई से छूता था। यह गीत जाते जानते चक्की पर गाया जाता था और लौटने पर वह कहती थी, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला है। तो 4 में से 3 कथन सही है और एक कथन क्या है, गलत है। तो बचपन में लेखक को इस गीत का दर्द बहुत गहराई से छूता था, बिल्कुल नहीं छूता था, वो हंस देता था कि ये कोई गीत है क्या, क्योंकि वो दर्द नहीं समझता था संतान का या माता पिता का, पिछली पीढ़ी का दर्द नहीं समझता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। फिर से असंगत, गलत। काशी की रामलीला में मुकुट की पूजा, तुलसीदास कानन को अवध समान मानना, भवभूति पहचान की निशानी तटस्थ पहाड़, लक्ष्मण राम के साथ रहने वाले छोटे भाई, मात्र ऐतिहासिक संदर्भ है। क्या लक्ष्मण केवल मात्र ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में है इस निबंध में? नहीं, लक्ष्मण क्या है, एक सनातन सजग प्रहरी। अगर आपको निबंध, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास लेते हैं, अगर आपको निबंध समझ में आ गया है, निबंध का सार तत्व क्या है, अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध की केंद्रीय चिंता, केंद्रीय विचार, संवेदना क्या है और क्या 5-7 बातें इस निबंध के अंदर शाखा से शाखा निकलते हुए एक लेखक ने कही, अगर वो याद होगी तो लगभग आपको निबंध की सारी चीज़ें याद आ जाती है। फिर आप वहाँ पर एजम्पशन लगा लेते हैं, अनुमान लगाना फिर ईजी हो जाता है। लाग ही अवध भयावह भारी, पंक्ति है 7-8, उसमें पंक्ति के संदर्भ में निबंध में वर्णित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। घर मसान और परिजन भूत प्रेत बन गए हैं, पुत्र हितैषी और मित्र यमदूत के समान लगने लगे हैं, नदियां और सरोवर दर्शनीय हो गए हैं, लताएं कुमला गई है। तो अगर आपने निबंध नहीं पढ़ा तो भी इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन चारों में से 3 तो एक प्रकार का संदेश दे रहे हैं, दुख का संदेश दे रहे हैं, और एक क्या कर रहा है, किसी सुख का और खुशनुमा माहौल का संदेश दे रहा है। कौन सा, यह वाला दे रहा है उसमें। तो ये एक उत्तर क्या नहीं होगा, तो 1, 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। और ये स्थिति कब बताई गई है, ये स्थिति तब बताई गई है जब राम का अभिषेक होने वाला है, ऐश्वर्य के अधिकारी राम, ठीक है, राजा बनने के योग्य राम को निर्वासन मिल जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। और निर्वासन क्या होता है, ऐश्वर्य के साथ में नियत रूप से बधा हुआ होता है, यही इस निबंध का कहीन है। लेखक के अनुसार राम का अभिषेक कहां और कब प्रतिष्ठित हो गया? राजभवन के स्वर्ण सिंहासन पर, अयोध्या की सड़कों पर जनता के बीच, लोगों के मन में और कौशल्या के मात्र स्नेह में, मुकुट की पूजा के ठीक बाद। कहाँ हो गया था? लोगों के मन में और कौशल्या जैसी अनाम असंख्य माताओं के हृदय के अंदर राम का मुकुट, राम का अभिषेक अंकित हो गया था। अब वो मिटाए नहीं मिट सकता, चाहे राम कितना ही मुकुट का त्याग कर दे, लेकिन राम का मुकुट अब क्या हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रतिष्ठित हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाना है उसका निर्वासन पहले से बधा है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। लेखक के आसपास के लोग उसे आशावादी समझते हैं। मंगल का सारा उत्साह शंकाकुल आंखों से फीका पड़ जाता है। लेखक ने कुछ बातें कही थी अपने व्यक्तित्व को लेकर कि मैं कैसा महसूस करता हूं या फिर उसके क्या विचार है। तो लेखक के आसपास के लोग उसे क्या समझते हैं, आशावादी नहीं समझते, निराशावादी समझते हैं। और लेखक के आसपास जो लोग हैं वो सारे क्या है, मुद मंगल, अर्थात हमेशा यही लगता है उनको कि सब कुछ सही होगा, और लेखक को लगता है कभी भी अनहोनी हो सकती है। मुद मंगल से पीड़ित है लेखक के आसपास के लोग, और लेखक क्या, निराशावादी। तो यह कथन गलत हो गया। उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। निम्न में से असत्य कथन चुनिए, तो असत्य तीसरा कथन हो जाएगा, केवल 3। निबंध में धोबी की मटूरी का बिंब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेखक के यहाँ पर एक कन्या आई हुई थी मेहमान के रूप में, और वो कन्या ही गई थी उसके पुत्र के साथ में संगीत कार्यक्रम देखने के लिए। और जब उस कन्या के बारे में विचार करने लगे, उन्हें लगा कि कन्या का जीवन कितना ज़्यादा अनिश्चित है, या फिर उसकी सुरक्षा को लेकर उनको डर लगा। तब उनके मन में विचार आता है कि लड़की तो पराई होती है, फिर उनको लगता है कि लड़की तो हर एक पराई होती है। पहले उनको लगता है कि पराई लड़की की मैंने चिंता नहीं की, फिर उनको लगता है कि हर लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मटूरी
कितने दिन की, यह कहकर प्रयुक्त होता है। तो कन्या के गृहिणी बनने जाने की पूर्व की स्थिति, यही बात है यहाँ पर। निबंध के अनुसार राम का वनवास वस्तुतः किसका दोहरा निर्वासन है? राम तो वनवास प्राप्त करके वो जब वापस आते हैं तो राज सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक पात्र ऐसा भी है जिसको दोबारा क्या होता है, वनवास मिलता है। और वो कौन पात्र है? सीता का। तो दोहरा वनवास किसका है? निर्वासन सीता का। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से खड़ा उठते हैं। यह कथन किस स्थिति को दर्शाता है? राजाभिषेक के समय मुकुट का वजन, सीता के निर्वासन और राम की मानसिक वेदना, युद्ध में लक्ष्मण के शक्ति लगने के समय और अयोध्या लौटने पर भारी जिम्मेदारी होना। जब सीता को निर्वासन मिलता है फिर से दूसरी बार, ठीक है, तब राम का मुकुट भारी हो सकता है। सीता जो चित्कार करती है, पुकार करती है, उस समय राम का जो मुकुट है वो भारी हो जाता है। सीता के निर्वासन और राम की मानसिक वेदना को दर्शाता है। सूची 1 उपमान को सूची 2 उपमेय से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 कुंडली मारे नागिन, अधफूटी गगरी, धुआं की गांठों का अंबार, मंगलगट, ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए क्या है इसका उत्तर, जल्दी से सोचिए। मदर एस्पायरेंट, सत्यम शिवम सुंदरम, रघुवेंद्र आचार्य, रविंद्र कुमार, ममता तिवारी, अनिता। वाह, आज तो बहुत लोग देख रहे हैं क्लास, बहुत बढ़िया। पूरे प्रश्न देखिए अच्छे से। मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आप लगातार यहाँ से क्लासेस लेंगे प्लूटो हिंदी की, तो ये मान के चलिए आपका JRF करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस शर्त इतनी सी है कि जैसा पढ़ाऊँ, जैसा आपको सोचने के लिए कहूँ, वैसा सोचिए। अगले 3 या 4 महीने जो भी समय अपने पास में, 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने बिल्कुल वैसा सोचिए जैसा मैं कहूँ, उतना ही पढ़िए। 7-8 घंटे पढ़िए, लगातार रेगुलर पढ़िए। जो यहाँ निबंध पढ़ा दिया जाता है, क्लासेज ले ली जाती है, वो क्लास लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे लगातार मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, कहीं पर भी आपको लगता है कुछ चीज़ आपको मिल नहीं रही है, कंटेंट नहीं है आपके पास में, तो उपलब्ध करवा दूंगा मैं। लेकिन पढ़िए जरूर, टारगेट बना के चलिए कि JRF करना है। और JRF होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक सम्मेलन रखेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, तब आपसे व्यक्तिगत मुलाकात होगी। ठीक है, तो अच्छा लगा कि आप लोग इतने लोग क्लास देख रहे हैं। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। कुंडली मारे नागिन, अध फूटी गगरी, धुआं की गांठों का अंबार। मैं बार बार जैसे आपका उत्तर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये फिर ना, जैसे आप उधर से उत्तर बोलो, फिर मैं वेट करूं और फिर आप उत्तर बताओ, तो आप उत्तर लिख दिया करो, ठीक है, या आप मन में सोच लिया करो, जैसा भी है। इससे होगा क्या कि एटलीस्ट हमारा जो समय है वो अनावश्यक बातों में बार बार कमेंट करके किसी व्यक्ति का नाम लेकर ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें बच जाएगा। वो समय हमें ख़राब नहीं करना। और मुझे हर एक व्यक्ति का, हर एक टीचर का अपना तरीका होता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि YouTube पर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम अपना समय ख़राब नहीं करें। अगर YouTube हमारा समय ख़राब कर रहा है तो उस YouTube की क्लासेस को, उस टीचर की क्लासेस को छोड़ के, और आप अपनी जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है आपके पास में ओरिजिनल, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन कोई टीचर ऐसा है जो आपका समय ख़राब नहीं कर रहा, सीधी सीधी बात कर रहा है आपसे, और सीधे सीधे प्रश्न करवाए, या फिर कोई भी चीज़ पढ़ाई और बात ख़त्म हो गई, और फिर बाकी चीज़ टेक्स्ट जो अपनी जो फिजिकल किताबें हैं या बुक है उनमें पढ़ें, तो वही क्या हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। कभी किसी टॉपिक को लेकर, आज ये सर क्या कर रहे हैं, आज सर ने ये किया, आज सर ने वो किया, आज ये हुआ, आज सर देखो कहाँ पर घूम रहे हैं, ये सारी तो होती है बकवास बातें। ठीक है, तो वह हमें नहीं करनी है। हमें करना केवल और केवल टारगेटेड पढ़ाई, और पढ़ाई से ही कुछ ना हासिल होगा। ठीक है, तो आप ये ज़्यादा इसके ऊपर गौर मत कीजिए कि कितनी ज़्यादा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, नाम भी हो सकता है कभी ले लेंगे। अब मोबाइल में बार बार कौन जाके आपका नाम ले, फिर बाद में टाइम ही वेस्ट होगा। समझ गए आप? तो कुल मिला के बात यही है कि हमको सिर्फ क्या करना, टारगेटेड पढ़ाई करनी है। अब इतना ही ज्ञान देंगे। अब शुरू करते हैं प्रश्न अगला। कुंडली मारे नागिन, अधफूटी गगरी, धुआं की गांठों का अंबार, उत्सव की रोशनी, बंधनवार और मंगल घट। सही कोट नीचे आना चाहिए था। इस निबंध के अंदर
ये जो प्रसंग है, ये प्रतीक है, वो मिलते हैं वहां पर, और कुछ ना कुछ क्या होता है, इस प्रतीक का उत्तर होता है। उपमान या उपमेय की जो बात कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बंधनवार का हमने जब निबंध पढ़ा था तो मैंने बताया था कि दीवार या दरवाजे के ऊपर या किसी अलमारी के ऊपर एक बंधनवार फूलों की धागों से गूंथ कर एक फूलों की माला टांगी जाती है, उसे कहते हैं बंधनवार। वो मंगल सूचना की होती है, वो सौभाग्यशाली या सौभाग्य की सूचक होती है। लेकिन ये जो लेखक है उनके लिए क्या होगी, ये कुंडली मारे नागिन लगती है उनको बंधनवार। ठीक है। अधफूटी गगरी जो मंगल घट होता है, अधफूटी गगरी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब जलाते हैं उसको तो कंधे से पीछे जो मटकी फोड़ी जाती है, अधफूटी गगरी क्या होती है, अशुभ की सूचक होती है। तो मंगल घट भी उनको क्या लगता है, अधफूटी गगरी लगता है। और फिर अपने आप क्या हो जाएगा, धुओं की गांठ का अंबार, ये हो जाएगा उत्सव की रोशनी। अब क्या उत्तर हो जाएगा, एक में हो जाएगा दो में हो जाएगा 3, और ये उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल नाना के नाती शब्दावली लेखक ने किसके लिए प्रयुक्त की है। अभी हमने पीछे बात की थी, मंगल नाना के नाती, अर्थात ऐसे लोग जो क्या होते हैं, मंगल जिसके नाना होता है, अर्थात हर समय क्या होता है, शुभ होगा शुभ होगा शुभ होगा, ऐसा ही सोचते रहते हैं। यह जरूरी नहीं है। ठीक है। जीवन के अंदर दुख भी एक सत्य है, और वो अनिवार्य रूप से हर एक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता ही रहता है। तो मंगल नाना के नाती नहीं बनना है, और ज़्यादा मंगल नाना के नाती बन गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे अभी एक स्टूडेंट है रघुवेंद्र, उन्होंने फ़ोन किया था कि सर मैं पढ़ता हूँ तो डर लगता है, या टेस्ट देता हूँ तो डर लगता है, और मैं घबरा जाता हूँ, ये करता हूँ। तो ये बहुत ही सामान्य सी स्थिति है। मैंने उनको एक प्रसंग बताया था महाभारत का, कि जब शायद ये क्लास में डिस्कशन हो चुका है मुझे लगता है, कि जब अर्जुन का युद्ध होने वाला था कर्ण से, तो उनको रात भर नींद नहीं आती, और नकुल या सहदेव कोई पूछता है कि आप कैसे डर रहे हो, तो अर्जुन का ये था कि जो योद्धा कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता, वो काठ के योद्धा होते हैं, लकड़ी के योद्धा बने हुए होते हैं। और योद्धा को तो डरना जरूरी है। डर क्या होता है, भय क्या होता है, सतर्क करता है हमें, अपनी कमजोरियों के प्रति हमें जागरूक करता है। तो आपको भी डरते रहना चाहिए। बिल्कुल मंगल नाना के नाती नहीं हो जाना चाहिए कि सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जेआरएफ हो जाएगा, जेआरएफ नहीं होगा, ये मान के चलना है, तभी सही होगा। मैं तो कहता हूँ नेगेटिव रहो, इसी से क्या होगा, काम करने की प्रेरणा मिलेगी, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। जब रिजल्ट अच्छा आएगा, स्कोर अच्छा होगा, जब टेस्ट देंगे यहाँ पर स्कोर अच्छा होगा, तो अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर प्रयास नहीं कर रहे हो, कितना भी पॉजिटिव रहने का प्रयास कर लो, वो तो शुतुरमुर्गिया हरकतें हो गई। ठीक है। मंगल नाना के नाती शब्दावली लेखक ने किन के लिए प्रयुक्त की है, अयोध्या के वासियों के लिए, जो लोग केवल सुख और उत्सव में रहना चाहते हैं, संगीत कार्यक्रम में गए युवाओं के लिए, रामलीला के आयोजकों के लिए। किसके लिए, जो लोग केवल सुख और उत्सव में रहना चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निबंध में वर्णित अनाम अरूप कौशल्या क्या है। निबंध में वर्णित अनाम अरूप कौशल्या क्या है। लेखक की अपनी दादी, एक काल्पनिक पौराणिक पात्र, वह मानवीय संवेदना जो सृष्टि के संकट में निरंतर आकुल रहती है। मैंने जब निबंध पढ़ाया था तब हमने बात की थी अनाम अरूप कौशल्या क्या है। यह है वैश्विक मातृ संवेदना का प्रतिनिधित्व करती है। क्या है, वैश्विक मातृ, वैश्विक मानो, आप इसको सनातन मानो, ठीक है। तो वह मानवीय संवेदना जो सृष्टि के संकट में, अर्थात सृष्टि के या अपने पुत्रों के संकट में निरंतर आकुल या व्याकुल रहती है, वह हो गई अनाम अरूप कौशल्या। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। घास के नीचे दबी राह के बारे में लेखक की क्या राय है। क्या राय है। वह राह अब पर्यटकों के लिए साफ कर दी गई है। मानवीय संवेदना की राह जो तमाशों के नीचे छिप गई है, वह चित्रकूट जाने का असली रास्ता है, वह आधुनिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। तो क्या है घास के नीचे दबी राह। घास के नीचे दबी राह को दिखाना है, उसी ओर से राम का मुड़ना जरूरी है। ये सारी बातें उस निबंध में बताए जाते हैं। तो क्या है, मानवीय संवेदना की राह जो तमाशों के नीचे छिप गई है। लेखक के पुत्र और मेहमान कन्या घर किस स्थिति में लौटे।
बारिश से भीग कर, संगीत से भीग कर, क्रोधित होकर, बहुत जल्दी, ये तो विकल्प ही नहीं है, दो ही विकल्प है। बारिश तो आ जाती है, हालांकि निबंध के अंदर संकेत नहीं किया गया है, ये प्रश्न मैंने जानबूझ के दिए यहाँ पर। ये भी हो सकता है आपको यह प्रश्न आ जाए वहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा कि बारिश से भीग कर आए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। भीग कर आए, लेकिन किससे? संगीत से भीग कर है। अगर संगीत से भीग कर नहीं दिया गया हो और केवल बारिश दी गई हो तो बारिश उत्तर करना है। मैं छोटी छोटी बातों को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी एक समझ बन जाए कि किस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। निबंध के अंत में लेखक किसके वात्सल्य के स्वर की बात करता है? किसके वात्सल्य के स्वर की बात करता है? अपनी दादी के, चक्की के स्वर की, राम के स्वर की, संगीत के स्वर की। किसके स्वर की बात करता है? चक्की के स्वर की। बात क्या की रही है? जांत सार का गीत। ये जो शब्द है ना, जांत सार हो गया, ये है ना, प्रश्न तो पता नहीं कैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। अभी एमपी सेट का पेपर देखा था हमने, उसने कहा था कहानी की जो शुरुआत के अंदर पहला पैरा है उसके अंदर जो तांगे वाले हैं, हटजा जीणे जोगिए, हटजा पुत्रा वाली है, हटजा कर्मा वाली है, ऐसी ऐसी बातें प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले क्या आया बाद में क्या आया। ठीक है। पिछली बार नेट जेआरएफ के पेपर में तो पूछा था कि जो चक्की का स्वर है, कोशिका घटवार जो कहानी है उसमें, उसका क्या है? चचर चचर, ककर ककर, पकर पकर। ये कोई प्रश्न होते हैं क्या? लेकिन पूछ रहे हैं तो हमें वहां पर भी जाना पड़ेगा। हमारे स्तर को भी हमें चक्कर चक्कर, पकर पकर तक लेके जाना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राम वन से लौट आए पर लोकमानस में उनकी वन यात्रा नहीं रुकी। सही बात है ना ये? बिल्कुल ठीक। भरत अयोध्या में रहकर भी राम से अधिक निर्वासित रहे। ठीक है। सोचिए आप, लक्ष्मण का पटुका प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है। राम का निर्वासन वास्तव में सीता का दोहरा निर्वासन है। तो कौन कौन से कथन सही है? राम का निर्वासन वास्तव में सीता का क्या है? दोहरा निर्वासन है। लक्ष्मण का पटुका प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है, बिल्कुल है। भरत अयोध्या में रहकर भी राम से अधिक निर्वासित रहे, क्या रहे? जिला वतनी शब्द आया था ना, जिला वतनी की कोठरी। में अपना जीवन बिता रहे थे। तो क्या हो जाएगा? सभी चारों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर फाल्गुनी, ये जो हो गया, अब हमने प्रश्न पढ़े थे 33 से पढ़े थे क्या? 33 नहीं, 34 से, 34 से 51 तक के जो प्रश्न थे, चौतीस से 51 तक के प्रश्न ये थे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से।